जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वैसी स्थिति हमारी है कि इसी वाणी के बल पर हमारे क्लेश कलह जीवन में होते रहते हैं और हम जीवन में ठोकरें खाते रहते हैं, टक्करें करते रहते हैं। उसके बावजूद हम अपने जीवन में कुछ समय निकाल नहीं पाते कि हम अपनी वाणी की व्यवस्था को कैसे सुधारें, क्योंकि हमें रास्ता नहीं सूझता। पर यहां भगवान महावीर जैसे साधकों ने एक हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम गुप्ती में रहना भी सीख सकते हैं और हम समिति का पालन भी कर सकते हैं। जब भाषा समिति का पालन करना है तो भगवान महावीर कहते हैं कि हमें 3 विषयों पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। अधिक गुण ना हो वाणी में चलेगा, लेकिन ये 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से? हमारी वाणी में प्रियकारिता हो, मितभाषिता हो और हितकारिता हो। हित, मित और प्रिय वाणी हो। इसमें भी सबसे सरल जो है वो है प्रिय वाणी का होना। कारण क्या है? उसमें सिर्फ बाहर में परिवर्तन करना है। एक आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति को आपको देखने जाना है, पेशेंट है, और वहां रह करके 10-20 दिन बिता करके उसकी पूरी सेवा करना है। एक ये कार्य आपके पास ऑप्शन के रूप में है। दूसरा ऑप्शन आपके सामने यह है कि कोई व्यक्ति बीमार है और उसके इलाज में 10 लाख रुपए खर्च होंगे और आपको उसे 10 लाख रुपए की मदद करना है। और तीसरा कार्य आपके सामने यह है कि बीमार व्यक्ति है, इलाज के लिए उसके पास पैसा है, सेवा करने के लिए उसके पास व्यक्ति है, लेकिन उसको सिर्फ मीठी वाणी सुनने की होप है, उम्मीद है। उसको एक प्रोत्साहन चाहिए, एक संबल चाहिए, क्योंकि वो डिप्रेस हो रहा है। बताइए आपके लिए सबसे आसान कौन सा है? नहीं, अभी तो आप बोल रहे थे कल तो कि मधुरता बहुत कठिन है, मधुर वाणी लाना पाना बहुत कठिन है। तो तीनों ऑप्शन दे दिया आपको। आप सोचते हैं मधुर वाणी कठिन है, तो आप करिए ना, 10-20 दिन सेवा कर दीजिए उसकी। अरे नहीं, वो तो कैसे होगा, इतना सब कुछ मेरे को काम करना पड़ता है, कोई एक ही काम थोड़ी ना है मुझे। चलिए आप 10 लाख रुपए की सेवा कर दीजिए। अरे वो ही बहुत मुश्किल है। पर एक मधुर वाणी ऐसी चीज है जिसमें ना चमड़ी लगती है ना दमड़ी लगती है। सिर्फ इस तिजोरी से कुछ अच्छे अच्छे रत्न बाहर देना होते हैं और उसके बावजूद ये तिजोरी खाली नहीं होती। मुख रूपी तिजोरी में रत्न पड़े रहते हैं, सिर्फ इसमें से कुछ रत्न देना होते हैं और उतनी की उतनी कॉपी और अंदर हो जाती है। तो क्या हमारा घिस जाएगा, क्या कम हो जाएगा यदि हम एक निर्णय कर लें कि मैं जब भी बोलूंगा तो मैं इस बात पे गौर करूंगा कि मेरी वाणी प्रियकर है या नहीं है। हो सकता है ऐसा कि नहीं हो सकता। आप ये भूल जाइए कि सामने कौन है। आप एक ही चीज देखिए कि मैं कैसा बोल रहा हूं, मुझे कैसा बोलना चाहिए। एक रिसेप्शनिस्ट होती है तो वो कभी नहीं देखती कि सामने वाला कौन है, वो डॉक्टर साहब का रिश्तेदार है या डॉक्टर साहब से उसका कोई संबंध नहीं है। वो हर व्यक्ति को सम्मान के साथ बोलती है कि प्लीज सिट। मतलब एक ही काम है उसका कि हर एक के साथ मधुर वाणी का प्रयोग करना। ऐसी हमारी एक हैबिट हो जाए। पत्नी कितनी गलत हो या पति कितनी गलत हो, उनकी आदतें कितनी गलत हो, लेकिन जब हम उनसे बोलें तो हमारी वाणी नहीं बिगड़ना चाहिए। इतना एक लक्ष्य बना लें, काम आसान हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्य ही हमारे को अपने आप मार्ग पर खींचता है। लक्ष्य बन गया तो मार्ग पर अपने आप कदम बढ़ेंगे, और लक्ष्य नहीं बना, हमें डाउट रहा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तो कभी भी हम मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी तक हमने कटु वाणी का भी कई बार प्रयोग किया होगा, पर हम खुद एनालिसिस करें कि कितने लोग सुधरे उससे, उल्टा मामला कितनी बार बिगड़ गया। तो चलिए कुछ दिन धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके, सामने वाले को सुधरने का मौका दे करके हम एक ही प्रयत्न करें कि हम अपनी वाणी का प्रयोग मधुरता से करेंगे। और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, छोटे छोटे काम करना है। और ऐसे भी देखिए आप, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, चाहता है ना, हर व्यक्ति चाहता है मेरे व्यक्तित्व का विकास हो। तो व्यक्तित्व का विकास करने के लिए सिर्फ सुंदरता ही एक मापदंड नहीं है। व्यक्ति बहुत सुंदर हो लेकिन उसकी वाणी बहुत कर्कश हो तो कोई उसके साथ रहना पसंद नहीं करता।
ये तो आपका भी अनुभव होगा। कहते हैं कोयल और कौवा दोनों की सूरत बिल्कुल एक जैसी है, सूरत में अंतर नहीं है, लेकिन एक प्रिय लगता है, एक अप्रिय लगता है। कौवे ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं आज तक, उल्टा वो बहुत अच्छा मेहतर है, सब साफ कर देता है, लेकिन उसके बावजूद प्रिय तो कोयल लगती है, जबकि कोयल कुछ देती नहीं किसी को। क्यों प्रिय लगती है? इसका मतलब एक बात है कि हमारा चेहरा कितना ही कुरूप हो, हम दिखने में अच्छी डिलडोल, अच्छी कदकाठी के ना हो तो चलेगा, हम लर्नेड नहीं हो तो भी चलेगा, हम संपन्न नहीं हो तो भी चलेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं हो तो चलेगा, सिर्फ एक चीज होना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए। कितना महत्व है इसका। आज इतने लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, इनमें क्या देखना पसंद करते हो आप? इनका चेहरा, ये कहीं के जमींदार हैं, कहीं के लैंडलॉर्ड हैं, ऐसा देखना पसंद करते हैं? इनके पास पर्सनल कितनी जायदाद है, ये कुछ नहीं देखते, अपन इनका व्यक्तित्व देखते हैं। और व्यक्तित्व का बहुत बड़ा मापदंड बनता है व्यक्ति का वाणी व्यवहार। प्रेसिडेंट बहुत लर्नेड हो, लेकिन उनका भाषण इंप्रेसिव नहीं हो तो कई बार मजा नहीं आता, होता है ना ऐसा। तो हम तो इतना सोचें कि यदि हम जीवन जी रहे हैं तो हम भी अपने प्रेसिडेंट ही हैं अपने जीवन के लिए। हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण तो हमारे अंदर रूप हो या ना हो चलेगा, लेकिन हमारे अंदर अच्छा वाणी व्यवहार होना चाहिए। कई बार कम पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं अपने वाणी व्यवहार के बल पर। तो चलिए इसका प्रयास अपन करते हैं। कुछ प्रयास अपन ने कल किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहला बिंदु आप वापस रिवाइज करते जाइए। सबसे पहला बिंदु क्या था? 3 ऑप्शन है, तू, तुम और आप। फर्स्ट प्रेफरेंस किसका हो, सेकंड प्रेफरेंस किसका हो, थर्ड प्रेफरेंस किसका हो, तय कर लीजिए। फर्स्ट प्रेफरेंस आप, सेकंड प्रेफरेंस तुम। और कोई बहुत इंटीमेसी हो, बहुत घनिष्ठता हो तो उस समय तू का प्रयोग करें, नहीं तो उससे बचें। चाहे कोई व्यक्ति हो, छोटा बच्चा भी है ना 5 साल का, आप उसको तू करके पुकारते होंगे भले, उससे पूछिएगा एक बार आप कि हम आपको तू भी बोल सकते हैं, तुम भी बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हो, बोल सकते हैं, आप क्या सुनना पसंद करोगे? वो क्या बोलेगा? किसी छोटे बच्चे से ही पूछ लीजिएगा। इसका मतलब उसको सुनना तो वही पसंद है, पर सुनने को मिलता नहीं, क्या करें? पर यदि हम उसको बार बार तू तू बोलते रहे तो जीवन भर तू तू करता रहेगा। मतलब वो अपने छोटों के साथ व्यवहार कैसा करेगा? तो उनके साथ भी तू तू करेगा ही व्यवहार करेगा, लड़ता झगड़ता ही रहेगा। एक सिस्टम हो, एक घर की परंपरा हो। मुस्लिम जाति में, बोहरे जाति में हमको एक अच्छी परंपरा देखने को मिलती है कि आप का ही प्रयोग करते हैं। तो जो जो अच्छी परंपरा है उसको हम स्वागत करें ना, क्या दिक्कत है? आप शब्द जब हम सुनना पसंद करते हैं तो आप शब्द बोलना भी पसंद करें ना। उससे सामने वाले का सम्मान नहीं बढ़ेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि मधुर वाणी बोल करके हम उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम अपना ही सम्मान बढ़ा रहे हैं। बहू है, बहू के आपके झगड़े 25% कम हो जाएंगे यदि बहू के साथ आप आपका व्यवहार करते हैं तो। पर तब होगा जब मन से भी आप हो और वचन से भी आप हो, नाटकी आप नहीं हो। तो पहला तो हुआ कि बनते कोशिश आपका ही प्रयोग करना, और न रह जाए तो तुम तक पहुंचना, तू को तो अनावश्यक मान के नकारने का प्रयास करना। दूसरा बिंदु आया, गाली गलौज नहीं देना, छोटी छोटी से लेकर बड़ी बड़ी गाली तक नहीं देना, मतलब उसको डिक्शनरी से निकाल देना। तीसरा बिंदु हुआ कि निवेदन करना है तो कैसे करना? कैसे करना? अधिकार पूर्वक वो भाषा गलत हो जाएगी, क्योंकि हमको निवेदन करना है, किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ मांगना है, तो हम अधिकार क्यों रखें और अधिकार की भाषा का प्रयोग क्यों करें? हो सकता है उसका मानस हो सकता ना हो सकता है अभी सहूलियत हो ना हो। हम अधिकारों का प्रयोग ना करें, हम उस समय निवेदन की भाषा का प्रयोग करें। अपनी चीज देना, ऐसा बोलने के बजाय अपनी चीज दे सकेंगे क्या, ऐसा बोलना सोबर लगता है। प्रयोग करना उसका, आपको लगेगा कि हाँ अपनी भाषा शालीन हो रही है, अपना व्यवहार शालीन हो रहा है। एक और प्रयोग आया था कि
किसी व्यक्ति ने कोई मदद की हमें, तो हमें क्या करना? धन्यवाद देना है। ऐसा न मानना ये तो एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी की यहां जरूरत क्या है? किसी भी तरीके से आपको कहीं ना कहीं धन्यवाद ज्ञापित करना है। मतलब आभार मानने को कभी भार नहीं मानना। एक सिंपल नियम है कि आभार को कभी भार नहीं मानना, आभार व्यक्त करना। यदि किसी ने कुछ मदद की है, हम उससे मदद ले चुके हैं, हम अधिक तो नहीं दे सकते उसे कुछ, पर कम से कम धन्यवाद तो दे दें, एक कृतज्ञता तो ज्ञापित कर दें। और निकट का रिश्ता हो तो भी करें। भाई ने आपको समय पर मदद की है, 3 लाख रुपए की आवश्यकता दे दिया, तो आप 3 लाख रुपए देते समय या 3 लाख लेने के बाद आप कम से कम एक बार धन्यवाद जरूर बोलें। यह ना माने कि औपचारिकता है। हो सकता है सामने वाला उम्मीद करता हो, आप नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसा गलतफहमी ना हो, उसके लिए हम अपने शब्दों का सही प्रयोग कर लें। एक बात और है, प्रिय वाणी का मापदंड क्या है? किसे बोलेंगे हम प्रिय वाणी और किसे बोलेंगे अप्रिय वाणी? जो हमें प्रिय लगती है वो प्रिय वाणी। ये सोच गलत हो जाएगी। जो हमें प्रिय लगती है वो प्रिय वाणी, तो फिर तो हम समझे क्या सामने वाले की साइकोलॉजी को? हमने जो बोला वो सामने वाले को प्रिय लगे, तो वो प्रिय वाणी का मापदंड है। माल अच्छा है, इसका मापदंड कौन? व्यापारी, विक्रेता या ग्राहक? ग्राहक को पसंद आया, इसका मतलब माल अच्छा है। ग्राहक को पसंद नहीं आया और आपके शोरूम में सजा हुआ है, वो बरसों हो गए, तो उस माल की कीमत क्या? तो आपने अपनी वाणी का कितनी अच्छा प्रयोग किया हो, लेकिन सामने वाले को अच्छा लगा कि नहीं लगा, आपको थर्मामीटर उसके ऊपर रख के देखना है। आपको चेक उस पर करना है कि उसका चेहरा क्या बोल रहा है, उसका मन क्या बोल रहा है, उसकी रिटर्न में आने वाली वाणी क्या बोल रही है। यदि वो बिगड़ रही है तो इसका मतलब आपका व्यवहार जो है मधुर नहीं रहा। तो इसलिए धन्यवाद भी देना है। हो सकता है सामने वाला उम्मीद करता हो और अपन नहीं दिया तो उसका मन बिगड़ेगा। और आगे बढ़े, किसी को जय जिनेन, किसी को प्रणाम, किसी को नमस्ते, किसी को मत्थन वंदामी आदि शब्दों का प्रयोग करना, यह भी एक प्रयोग है। एक छोटा सा प्रयोग होता है जी का प्रयोग। जी का प्रयोग, किसी व्यक्ति का नाम लेना है, हम कोशिश करें, ये भारतीय संस्कृति कि उसके नाम के आगे जी लगाएं। कई बार बच्चों को पूछते हैं पापा मम्मी का नाम क्या है, तो सीधे बोलते हैं अमित जैन, स्मृति जैन। कारण क्या है कि उनको यही मालूम है कि बस यही तो नाम है, नाम तो यही, ये भी सच है, लेकिन इस नाम के साथ कुछ जुड़ करके बोला जाता है, उनको नहीं बताया गया। उसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, बताने वालों की है, क्योंकि शायद उन्होंने भी इतना इंपॉर्टेंस उस जी शब्द को नहीं दिया, या श्री शब्द को नहीं दिया, या श्रीमती शब्द को नहीं दिया। कई बार बच्चा इंग्लिश में सही बोल देता है, हिंदी में नहीं बोल पाता। मिस्टर अमित जैन बोलेगा वहां पर, मिसेस अमित जैन, मिसेस स्मृति जैन बोल देगा, लेकिन वो ये नहीं बोल पाएगा कि श्री अमित जैन या श्री अमित जी जैन या श्रीमती स्मृति जी जैन, ऐसा नहीं बोल पाएगा। कारण क्या है? उसको ट्रेनिंग वैसी नहीं मिली। पर ये ट्रेनिंग हमारे पाठशाला कहां होनी चाहिए? घर पर होनी चाहिए। और आगे प्रयोग करें कि कभी कभी सच सच होगा लेकिन कटु होगा, तो कटु सच भी हमको बोलना कि नहीं बोलना? सच है लेकिन कटु है, उस कटु सच का प्रयोग करना कि नहीं करना? क्या सोचते हैं? कई लोग बोलते हैं मैं बहुत स्पष्टवादी हूं। आप लोग स्पष्टवादिता को अपनी अच्छाई मानते हो कि बुराई मानते हो? स्पष्टवादिता है अच्छाई है कि बुराई है? सामने वाले को प्रिय लगे तो अच्छा ही है, और सामने वाले को अप्रिय लगे और उसके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती चली जाए तो क्या हो गई? वो स्पष्टवादिता भी जो है वो गलत है। हम स्पष्टवादी क्यों होने का प्रयास कर रहे हैं? उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या है? सामने वाले की इंसल्ट करना? यदि ये लक्ष्य है तो स्पष्टवादिता ही गलत हो गई। अपने ईगो को सेटिस्फाई करना, यदि ये लक्ष्य है तो भी गलत हो गया। सामने वाले को सुधारने का भाव हो, इंटेंशन ये हो कि सामने वाले का सुधार करना है, और स्पष्टवादिता है और उसमें वास्तव में सामने वाला सुधरता है, तो हमारा प्रयास सफल है। और सामने वाला सुधरता नहीं है, उल्टा बिगड़ जाता है, तो स्पष्टवादिता भी
करने योग्य नहीं है। इसलिए हर स्पष्ट की गई बात को हम उचित ना माने, अपना नेचर ऐसा ना बनाए कि बस जो सच होगा वो रख दूंगा। हाँ ठीक है, आप उनसे अच्छे हो जो झूठ में जीते हैं, जो चापलूसी करते हैं, चाटुकारिता करते हैं, जो मौका परस्ती करते हैं, उनसे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अभी सर्टिफाइड नहीं है कि आपकी वाणी मधुर है। मधुर वाणी का पैमाना तो यह है कि सामने वाला सुधर जाए और उसको बुरा भी नहीं लगे। इसलिए स्पष्टवादिता यदि हमारे संस्कारों में है, आदतों में है, तो उसको भी चेक कीजिए कहां उचित है और कहां अनुचित है। जहां अनुचित है उस स्पष्टवादिता को रोकें। हम पाठ पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें ये राइट्स नहीं है कि श्रावक की इंसल्ट कर दें। तो श्रावक को कहां तक राइट्स है कि वो एक दूसरे श्रावक की इंसल्ट कर दें। मीटिंग में बैठते हैं, जैसे सरकार में पक्ष और विपक्ष चलता है ना, ऐसे सामाजिक मीटिंग्स में भी पक्ष और विपक्ष चलता है। और विपक्ष वाले ये मुद्दे देखते रहते हैं किस प्रकार से हम पक्ष वालों की गलतियां देखें और फिर स्पष्टवादी होने का एक लेवल लगा करके फिर अपनी बात को खरी खरी कहें और ऐसी कहें कि सामने वाले की इंसल्ट हो जाए। वो कहां तक उचित है? एक श्रावक आप भी हो, एक श्रावक वो भी है। विपक्ष में कहना बहुत आसान है, पक्ष में काम कर पाना बहुत कठिन है। बजाय इसके कि आप अपनी बात कह करके सामने वाले को हतोत्साहित करें, आप इस प्रकार से बात करें कि सामने वाला प्रोत्साहित हो। संसद में भी अपन देखते हैं विपक्ष बखेड़ा तो कर सकता है, लेकिन जब वही पक्ष में आता है तो विकास की जो गति है वो चींटी की चाल से भी नहीं हो पाती, जबकि उसके आश्वासन बहुत लंबे लंबे रहते हैं। कारण क्या है कि विपक्ष में रह करके बहुत ऊंची ऊंची बातें कहना बहुत आसान है, स्पष्ट बातें कह देना बहुत आसान है, लेकिन वैसा जी पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए स्पष्टवादिता के दंभ से भी बचें। और अगला बिंदु आता है कि कभी कभी कुछ सच ऐसे होंगे जो सच होते हुए भी अप्रिय हैं, उन सच का भी उपयोग ना करें। जैसे किसी व्यक्ति की आंखें नहीं है, यह सच है कि वो दृष्टिहीन है, उसे बोलचाल की भाषा में अंधा बोल रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में यहां तक कहा है कि अंधे को अंधा मत कहिए, काणे को काना मत कहिए, नपुंसक को नपुंसक मत कहिए, चोर को चोर मत कहिए। इससे वो सुधरेगा नहीं या इससे उसका कोई भला नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान होगा। मतलब ऐसा सच जो सच तो है लेकिन बोलने लायक नहीं है, तो फिर वैसा सच बोल करके अपनी वाणी में कटुता का जहर मत घोलिए सच के नाम पर। इस सच से बचिए। ऐसे कभी कभी किसी से कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए तो एक छोटा शब्द याद रख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना सा आपका बोलना होगा तो वाणी उसको प्रिय लगेगी। एक व्यक्ति चल रहा था घर में, वो व्यक्ति जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, एक ग्लास पड़ी थी फर्श पर और जोर से ठोकर लगी और ग्लास फूट गई। वो व्यक्ति और कोई नहीं था, घर की बहू थी। सासू जी सामयिक कर रही थी। सासू ने जैसे ही देखा कि अरे ग्लास का नुकसान हो गया, फौरन बोला अंधी है क्या, दिखता नहीं क्या? वो एकदम सहम गई, डर गई, फटाफट झाड़ू लाई, नई नई बहू थी, फटाफट समेट लिया, एक भी कांच का दाना नहीं बचना चाहिए, नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा। डर के मारे सब काम करा और फिर भागते भागते वापस काम में चली गई। मन में टेंशन चल रहा है कि अरे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी इंसल्ट हो गई, ये चल रहा है। देखिए, अंधी है क्या, ये शब्द तीन ही है। इनकी चुभन कहां तक पहुंच सकती है, कहां तक पहुंच सकती है? कितने समय तक ये मेमोराइज हो सकती है बात? तीन ही तो शब्द हैं। अभी आप बताइए कि 10 बिंदु शरीर प्रबंधन में कौन कौन से पढ़े, कितने दिन तक याद रहेंगे? भूल जाते हैं। लेकिन ये तीन शब्द कब तक याद रहेंगे बहू को? कभी आपके साथ ऐसी घटना होती तो कब तक याद रहती? हाँ, आजीवन। कितने अच्छे व्रती हैं आप लोग कि छोटी छोटी बातों को भी पूरे संकल्प पूर्वक ग्रहण कर लेते हैं और यावत जीवन निभाते हैं। तो आप सोचिए कि वो बहू भी आप में से कोई थी।